हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एमपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में देखिए क्या है, रियल नंबर, क्या है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्सरसाइज करके उदाहरण सहित, उदाहरण के भी सवाल को हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज प्रश्नावली के सवाल को भी करेंगे। पूरे एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है, जो एनसीईआरटी का भी न्यू बुक चल रहा है, कई कई स्टेटों में पुराने वाले बुक भी चल रहे हैं ना। और हम एमपी बोर्ड से हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे न्यू बुक। तो न्यू बुक का हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण का क्वेश्चन करेंगे। एक एक चैप्टर पूरे ख़त्म करते हुए हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर है अध्याय 1, क्या है, वास्तविक संख्या, जिसमें रियल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग संख्याएं तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद में 9th में हम लोग पढ़े हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़े हैं। तो हम लोग पहले से कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और क्या क्या कैसे पहचानते हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो चलिए हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से हमको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमको संख्या को पहचानते आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले देखिए, एक बात और ध्यान से सुनिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, ताकि हमको उस चैप्टर का अच्छे से ज्ञान हो पाए, अच्छे से पता चल पाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इससे इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जितनी भी संख्याएं होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा प्राकृत संख्या हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई चीज़ है उसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो प्राकृत संख्या एक से लेकर कहाँ, अनंत तक होती है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको एक एक करके क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। दूसरा देखिए पूर्ण संख्याएं, एक होता है पूर्ण संख्याएं। तो इसको क्या क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्लू से। तो देखिए होल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाता है। तो देखिए इस प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। और इसमें अगर हम लोग जीरो को जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या का समूह इस प्रकार से है। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे पूर्णांक। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पूर्णांक मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्णांक। देखिए इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक को पहचानते हैं, पूर्णांक को कैसे पहचानेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पूर्णांक को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जेड से। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से। तो देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आ जाता है, पूर्णांक में जब हमारा ये बन गया, प्राकृत संख्या बन गया 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या बन गया, तब हमको क्या हुआ, मैथ्स में, ठीक है, क्या करेंगे, मैथ्स में हमको क्या माइनस वाले चिन्ह जो माइनस होते हैं, ठीक है, तो धनात्मक हो गया, हमको ऋणात्मक और जीरो भी हमको मिल गया। तो हम यहाँ पर मैथ्स को, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या है, ऋणात्मक वाले संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, ऋणात्मक वाले, सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती है और सभी धनात्मक संख्याएं आ जाती है। और जीरो, जीरो तो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए इंटीजर किसको कहते हैं, सबसे पहले जीरो लिखेंगे, इधर पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4
कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ गया, -1, -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएगा पूरा? ये जाएगा पूरा कहाँ तक? इधर इन्फिनिटी तक, पूरा ऋणात्मक संख्या है। और ये 0 और उधर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह हमारे पास में कम है। अब चलिए दोस्तों देखिए, इसके बाद में देखेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए परिमेय संख्याएं को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में क्या है? एक है। ये क्या है? एक मार्कर पेन है। ठीक है, क्या है? एक मार्कर पेन है। और अगर एक मार्कर पेन और इसको मैं तोड़ दूं तो कितने हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। एक और आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, एक और आधा। तो एक और आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब क्या होगा? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। इसको दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको दशमलव 2 एकम 2 और 1 बचा 0.5, कितना हो जाएगा? 1.5। ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया, ये मार्कर पेन मेरे पास एक है और इसका मैं आधा तोड़कर एक और रख लूँ आधा, तो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या लिखते हैं? एक और आधा को 1/2 कहते हैं, 1.5। तो इसको हम लोग जब भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और इसको जब हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, तो देखिए मेरा समझाने का मतलब ये था, इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिस भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? परिमेय संख्याएं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग परिभाषा से कैसे समझेंगे? देखिए जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q, जहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक हो। क्या? पूर्णांक। अभी हम लोग पूर्णांक देखें ना, पूर्णांक मतलब क्या? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और 0 क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q है ये P/Q के रूप में है, 3/2 P/Q के रूप में है कि नहीं? देखिए P/Q के रूप में है। तो क्या बोल रहा है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिखे P/Q के रूप में। और जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक। तो देखिए ये भी पूर्णांक है, धनात्मक, ये भी धनात्मक है, पूर्णांक है ना। और क्या होना चाहिए कह रहा है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे में आ रहा है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। अनंत हमको नहीं पता कितना होता है, इसलिए यहाँ पर नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक हो जाए, धनात्मक हो जाए, चलेगा। यहाँ पर 0 हो जाए, चलेगा। 2 3 4 P और Q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तो उदाहरण देखिए, -2/4, ठीक है, 4/1, 3/2, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा हमारा क्या? परिमेय संख्याएं हो जाएगा। देखिए नीचे कहीं भी 0 नहीं है, हमको नीचे में कहीं भी 0 नहीं लाना है, समझ गए? आदि ऐसे हम लोग बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा, रेशनल नंबर समझ में आया होगा। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमको सीखने वाली बात है, सभी पूर्णांक हम लोग जान चुके हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आ जाती है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है और 0 भी आ जाता है, समझ गए? तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। मैंने अभी बताया पूर्णांक में क्या? ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और धनात्मक संख्या भी आ जाएगा। उसके बट्टे में हम लोग 1 लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये ऋणात्मक संख्या 2, -1, इधर 0, 1 2 3 ऐसा पढ़े थे ना इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। इनके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, लेकिन नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्याएं होता है। समझ गए? आप लोग समझ गए? सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्याएं
होता है। और पॉइंट वाले संख्या, ये जो पॉइंट में आया, ये पॉइंट वाले संख्या भी क्या होता है, पॉइंट वाले संख्या जो खत्म हो जा रहा है एक सीमा पर, ये 5 में जाके खत्म हो जा रहा है, इधर चलते जाएगा तो नहीं होगा, एक सीमा पे जाकर, एक लिमिट में जाकर ये खत्म हो जाना चाहिए। तो ये भी पॉइंट वाले संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 को लिख सकते हैं। दशमलव को जब हटाएंगे दशमलव को एक अंक का दशमलव, तो 15/10 लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि नहीं बताइए, हुआ, परिमेय संख्या। तो मेरा समझाने का मतलब यही है, सभी पॉइंट वाले संख्या परिमेय संख्या होता है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, उसके बटे में 1 लगा देंगे। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, ये कुछ कंडीशन है, ये याद होना चाहिए, फिर आराम से आप लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर पहचानना सीख जाओगे। मैं इसलिए एक एक करके समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहे। और इस चैप्टर को हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको संख्याओं के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, समझ गए। इसके बाद हम लोग सारे उदाहरण के सवाल को करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मैं यहाँ पर यहीं पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ किसे कहते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या से प्रदर्शित होता है, क्यू कोशेंट, यहाँ क्यू और ऊपर में सी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, मैंने परिभाषा बोल के बता दिया है, एक बार रिवाइज कर पीछे करके आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए √2, √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। √2, √3 को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पढ़े यहाँ पर P/Q के रूप में लिखेंगे, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जबकि √2 ये रूट वाला पूर्णांक है क्या, नहीं है, खाली 2 रहता तो पूर्णांक कहते, ये अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट है, इसको नहीं लिख सकते P/Q के रूप में। कुछ लोग कहेंगे यहाँ 1 लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने बोला था P और Q पूर्णांक होना चाहिए, जबकि √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, रूट है, इसलिए क्या कहलाएगा, सब अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसके बाद में देखिए कोई मतलब उदाहरण मान लीजिए 3.4542 1 इधर चलते जा रहा है, मान लीजिए एक समय पे जाके यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, इधर चलते ही जा रहा है, कोई ना कोई संख्या आते जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ये भी कहीं जाकर के ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, सारे के सारे पॉइंट वाले संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन देखिए चलते जा रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिए हम लोग, परिमेय संख्या बोल दिए। और एक ये चलते जा रहा है, इसके बटे में 1 लिखेंगे तो ये तब भी ये परिमेय संख्या नहीं बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा, समझ गए। अब देखिए इसके बाद में पाई भी आ जाता है हमारा, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7, जो 22/7 है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि जो 22/7 है पाई का जो मान है, ये हमारा लगभग मान है। क्या है, लगभग मान। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लगभग मान के चलते हैं, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर समझ जाइए, पाई अपरिमेय संख्या है और ये लगभग मान है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद है आप लोगों को इतना आसानी से अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के मेन जो नाम है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार उतार लीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके पास में जो चैप्टर का नाम ही है, 10th क्लास का जो NCERT बुक है, पहला चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। देखिए इसे रियल नंबर कहते हैं, और कैपिटल R से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। तो अभी तक हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और क्या पढ़े, इसके बाद में हम लोग पढ़े परिमेय, अपरिमेय, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, सभी अपरिमेय। ये सब संख्या जो अभी तक हम लोग जितने भी संख्याएं पढ़े, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्या। ये सब तो हम लोग संख्या पद्धति में पढ़े हैं चैप्टर 9 तक। तो ये 9th में हम लोग सब पढ़ चुके थे, उसको हम लोग केवल और केवल क्या किए हैं, रिवाइज किए हैं, ताकि हमको पता रहे कि संख्याएं किसे कहते हैं, संख्या को पहचानते आना चाहिए,
तब जाके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। जो एनसीईआरटी न्यू बुक है 10th क्लास का, उसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्नावली, एक एक उदाहरण बहुत अच्छे से समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर करिए और अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो उम्मीद है जितनी भी संख्याएं जो थे उसको मैंने एक एक करके समझा दिया। अब इसके बाद में चलिए हम लोग करेंगे क्या, प्रश्नावली जो एक है, प्रश्नावली 1.1 है, उसके सारे उदाहरण के सवाल को करेंगे। उसके बाद में जो प्रश्नावली 1 है एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्नावली 1 है उसको हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण के सारे सवाल को करेंगे। उदाहरण 1, 2, 3, 4 और जितने भी उदाहरण है प्रश्नावली 1.1 में वो करते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1। अब चलिए दोस्तों करते हैं इसके बाद में क्या, प्रश्नावली 1.1 का सारे उदाहरण के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। ये हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो उदाहरण नंबर 1 है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, समझे। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, संख्याएं 4n पर विचार करना है। ये जो संख्या दिख रहा है 4n, इस पर विचार करना है जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वो सब क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। तो अभी हम लोग इसको क्या किए, हम लोग जान चुके हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इस 4n पर विचार करना है और n क्या है, प्राकृत संख्या है। ये जो n है यहाँ पर जो घात लगेगा वो 1 2 3 4 5 का लगेगा। चलिए इस पर विचार करना है और का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है, जांच करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 0 पे समाप्त होने का मतलब है ये 20, इस पे समाप्त हो रहा है 0 पे। इधर कर लेते हैं, इधर क्या कर लेंगे 520। देखिए 520 ऐसी संख्या पे समाप्त होना चाहिए कह रहा है। तो देखिए 4n पर विचार करना है ना हमको, 4n पर। तो 4n पर विचार करना है इस पर। तो देखिए 4 की घात 1 लिखेंगे क्योंकि n क्या है, प्राकृत संख्या बोला है। तो n 1 करके देखें तो ये क्या हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो 4 चौ 16। फिर 4 की घात 3 करेंगे, 4 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। 4 की घात 4 करेंगे तो हो जाएगा 256। 4 की घात 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की घात 5 करेंगे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1024। ये क्या है, इतना आएगा। तो कहीं 0 पे समाप्त हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। 0 पे समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कोई भी ऐसा मान नहीं आ रहा है जो 0 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, 0 पे समाप्त होने के लिए इसको चलिए अच्छे से समझते हैं क्या होगा। देखिए 0 पे समाप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग एक सीधा लाइन खींचते हैं और एक आड़ा। अब चलिए इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0। फिर चला जाएगा 2 से 2 पंचे 10, पूरा पूरा भाग देना है छोटी छोटी संख्या में। फिर 5 एकम 5, जिसको नहीं आता वो ऐसे देखिए मैंने क्या किया, छोटी छोटी संख्या से पहले भाग दिया। 2 से चला गया, फिर 2 से गया, फिर 5 से गया, 2 से नहीं गया तो थोड़ी मतलब संख्या बढ़ाया मैंने, 4 फिर 5। समझ गए। तो ऐसा हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 20 का क्या क्या निकला है, 2 गुणा 5 निकला है। तो देखिए यहाँ पर 0 पे समाप्त होने के लिए एक बार कम से कम 2 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। एक बार 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। कम से कम कितनी बार आ रहा है ये मैटर नहीं करता, कम से कम एक बार आना चाहिए। 2 और 5 आना ही चाहिए, तब जा कर के ये दोनों आपस में गुणा होगा और 5 दूनी 10 जाके 10 बन जाएगा। तभी ये क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 अंक पर समाप्त होगा। देख लीजिए 520 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। देखिए 520 का सबसे पहले मैंने जब भी बताया अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी छोटी संख्या में पहले भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 से चालू करते हैं, 2 से चला जाए क्योंकि 0 है। 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ जाके मर गया सामने में, 12 बन गया, 2 छंग 12, पूरा पूरा चला गया, 2 शून्यम 0। फिर देखिए 0 है लास्ट में, क्या है 0 है लास्ट में, तो फिर 2 से चला जाएगा। तो 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0। अब देखिए फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि 0 है, 2 एक छोटा हो गया तो 2 संख्या लेंगे है ना 13, तो 2 छंग
12 और एक बचा, 13 में से 12 घटाएंगे तो एक बच्चा, एक इसके सामने में जाके बैठ जाएगा तो 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 में केवल 13 का जाएगा। तो इसका देखिए 520 का क्या क्या निकला है, 520 का देखिए क्या क्या निकला है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13, इतना इसके क्या है फैक्टर आए। तो देखिए एक बार 5 तो है और एक बार 2 है, तो ये दोनों आपस में गुणा होके 10 बन जाएगा। तो हम लोग ये जो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं इसके एक बार, कम से कम एक बार तो 2 है और एक बार 5 है। यहाँ पर भी देखिए एक बार 2 है और एक बार 5 है। अगर ये आएगा तभी क्या ये जो कोई भी मान आएगा वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा 0 पे समाप्त। ये देखिए 4 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम ये सीखे 0 पे समाप्त होने के लिए एक बार कम से कम 2 और 5 आना चाहिए। तो इस पे हम लोग संख्या 4n पे विचार किए तो हमको n का कोई भी ऐसा मान प्राप्त नहीं हो रहा है जो 0 पे समाप्त हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वह संख्या 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 4n। 4n को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 4n मतलब 2 गुणा 2 आया, एक ये थे ना 2 दूनी 4 2 दूनी 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 निकला, तो 2 4 को तोड़े तो 2 गुणा 2 और n। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 ही आ रहा है, जबकि 0 पे समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे 4n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। 0 पे समाप्त होने के लिए क्या लिखेंगे, 0 पे समाप्त होने के लिए 0 पे समाप्त होने के लिए 5 उपस्थित नहीं है। क्या लिखेंगे, 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। समझ गए। तो ये जो उदाहरण नंबर 1 है ये सेम ऐसी बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, हमारा आंसर यहाँ से लिखना है। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया हूँ कैसे आप लोगों को लॉजिक समझना है। इसको ये लिखना है आप लोगों को, उसके बाद प्राकृत संख्या को लिखना और इसको लिखना, इसके बाद में ये लिखना 2 गुणा 2, इसका फैक्टर निकाल के ये आप लोगों को लिखना ज़रूरी है। और समझाना रहेगा तो ये भी आप लोग समझा सकते हो अच्छे से। इसका सेम एक और क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली 1.1 में 5वां क्वेश्चन है। तो चलिए उस 5वां क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और 5वां क्वेश्चन के लिए भी यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसी सेम क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 1 है उसी के जैसे सेम प्रश्नावली 1.1 के 5वां क्वेश्चन में है, तो मैं उसको फिर से लिखूँगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पर देखिए 4n की जगह में क्या है 6n दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है प्राकृत संख्या n के लिए, तो हम लोग वही लिखेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है, हमारा प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6, एक हाथ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए 6n, 6 की घात 1 तो 6, 6 की घात 2 36, ये ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, जैसे 4 वाला मैं लिखा था। तो देखिए इसका जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे 6 का, तो क्या निकलेगा फैक्टर 2 गुणा 3 निकलेगा। क्या निकलेगा 2 गुणा 3, और n की घात है तो n। तो यहाँ पर देखिए 5 आया है, क्या नहीं आया ना, एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए करके मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, जैसे यहाँ 5 उपस्थित नहीं था, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और मैं बता दिया हूँ, इससे पहले बता दिया हूँ कि 0 पे समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का होना, उनके फैक्टर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उम्मीद है ये जो उदाहरण नंबर 1 और जो
प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है देखिए, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। संख्याओं 6, संख्या दिया है 6 और 20, क्या दिया है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब हो जाएगा महत्तम समापवर्ती और एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम समापवर्ती। ये हमको निकाल के बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको करते हैं। बहुत ज़्यादा सरल है, एकदम बढ़िया से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 ये निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो देखिए इसका 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 6 का फैक्टर निकालेंगे। तो हमें बताया था जब भी फैक्टर निकालते हैं गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, छोटी छोटी संख्या से। 2 तिया 6, फिर 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, 3 बढ़ाएंगे 1, तो 3 से जा रहा है तो 3, 3 एकम 3, समझ गए। तो देखिए 6 का क्या क्या निकला, देखिए 6 का निकला है हमारे पास में 2 की घात 1, 2 एक बार है 2 की घात 1 लिख सकते हैं। गुणा लिखेंगे 3 एक बार है तो 3 की घात 1। ये घात लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2 एक बार है इसलिए एक बार लिखिए, और 3 एक बार है तो एक बार लिखिए, समझ गए। उसके बाद में देखिए 20 का निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 0 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, ये निकालते आना चाहिए तभी आप लोगों से बनेगा। ध्यान से देखिए इसको बार, 2 पंचे 10, 5 बार जा रहा है भाग। अब उसके बाद में जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। अच्छे से सीख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए 20 का निकाले है ना, तो 20 का क्या क्या निकला देखिए फैक्टर। 2 बार है देखिए, 1 और 2, तो 2 कितने बार है, 2 बार है तो 2 घात लगा देंगे। फिर गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 लगा देंगे, समझ गए। ये घात लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्यों ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं देखना, जो कॉमन रहेगा उभयनिष्ठ रहेगा उसको लिखते हैं। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 दोनों जगह है तो उसको लिख दिए। और एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात को लिखते हैं। तो देखिए इसमें न्यूनतम घात क्या है, इस दोनों 2 में ये तो अधिकतम घात हो गया, ए न्यूनतम घात है 1, तो क्या लिखेंगे 1। तो एचसीएफ बराबर क्या निकला, 2 की घात 1 मतलब 2। तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया कितना, 2 निकल गया। एक बात और ध्यान दीजिए, कॉमन को देखते हैं, 2 कॉमन था, और क्या करते हैं एचसीएफ में न्यूनतम घात को देखते हैं। तो न्यूनतम घात को देखें तो 2 की घात 1 मतलब 2, समझ में आ गया होगा। बार बार बहुत सारे एचसीएफ और एलसीएम के सवाल है, तो इसको ध्यान से देखिए, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा। अब देखिए अब निकालेंगे इसमें एलसीएम। एचसीएफ तो हमको मिल गया, अब निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे, क्या करते हैं सबको एक एक करके लिखेंगे, सबको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ 2, 3 और 5 दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है तो डबल नहीं लिख देंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे। पहले 2 दिख रहा है तो 2 लिख दिए, गुणा 3 दिख रहा है 3 लिख दिया, और 5 दिख रहा है, ठीक है। ये 2 डबल दिख रहा है करके डबल मत लिख देना, सबको अलग अलग लिखना है, एक एक बार करके लिख दिए। और इसमें देखेंगे हाईएस्ट, देखेंगे अधिकतम घात देखेंगे। 2 की अधिकतम घात क्या है देखिए 2, तो 2 लगा दिए। 3 की अधिकतम घात क्या है 1, तो 1 लगा दिए। 5 की अधिकतम घात क्या है 1। इसमें अधिकतम घात को लिखते हैं और इसमें न्यूनतम घात को लिखते हैं, समझ गए। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, गुणा कर लेना, कितना आ रहा है हमारा 60 एलसीएम आ रहा है और 2 एचसीएफ आ रहा है। तो लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए इसको, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। उदाहरण नंबर 2 हमारा सॉल्व करके हो गया। अब करेंगे चलिए उदाहरण नंबर 3 के सवाल को। अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 3 के सवाल को देखिए। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, यहाँ पर 2 संख्याएं देखिए, का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो देखिए सबसे पहले 96 है तो ये 96 लिख दिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 6 है देखिए, तो 2 से चला जाएगा, हल लिख लेते हैं सबसे पहले। 2 2 चौके 8, एक बचा 2 8 16, 48 बार। फिर 8 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 भाग दे रहे हैं, और 2 चौके 8। फिर 4 है देखिए, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12, छोटी छोटी संख्या से देना है, 2 तिया 6, अब जाएगा 3 एकम 3। देखिए फैक्टर निकाल लिए। अब 404 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 404 का फैक्टर निकालेंगे तो ये जाएगा 2 से, क्योंकि 4 लास्ट में, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। अब जाएगा ये क्या से,
ये 2 एकम 2 दूनी 4, ये जाएगा क्या से 202 है, तो इसको हम लोग यहाँ से देंगे 2 से चला जाएगा, तो चलिए 2 से देते हैं। देखिए 2 एकम 2 2 शून्य शून्य, और यह यहाँ 2 दूनी 4 है ना, देखिए 2 दूनी 4 है, यहाँ 1 लिख दिया था, और 2 एकम 2, और 101 अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या तो केवल 101 से ही कटेगा एक ही बार में। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को इस प्रकार से निकाल लेना है दोनों का, बहुत आराम से, इजी वे से। और जिनको नहीं आता बार बार देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। अब देखिए 96 का फैक्टर क्या निकला है, देखिए 96 का फैक्टर निकला है हमारे पास में, घात में लिखना है, 2 की घात क्या है 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 है, मतलब 5 बार है तो 5 लिख दिए, और गुणा 3 की घात 1, 3 एक बार है तो 1 लिख दिए। उसी प्रकार देखिए 404 का लिखते हैं, तो 404 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देते हैं, और गुणा 101 एक बार है तो 101 की घात 1 लिख देंगे। घात को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाके एकदम से हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए एचसीएफ क्या निकला हमारे पास में, देखिए एचसीएफ में हमको पता है, कॉमन को देखते हैं, कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको देखते हैं ना बेस को, तो 2 है। और न्यूनतम घात को लेते हैं, तो न्यूनतम घात क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करते हैं 2 की घात, एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात को लेते हैं ना तो न्यूनतम घात क्या है 2 है, तो 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 मतलब ये हो जाएगा 4, हमारा पहला आंसर मिल गया हमको 4। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए सबको अलग अलग लिखते हैं, 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है और 101 अलग अलग दिख रहा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 101 दिख रहा है। अधिकतम घात को लिखते हैं, अधिकतम घात क्या है, देखिए 2 की अधिकतम घात 5 है, 5, 3 की अधिकतम घात 1 और 101 की अधिकतम घात 1 ही है। इनको सबको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के कितना आ जाएगा 9 6 और 9 6, क्या निकल के आएगा 9 6 और 9 6 हमारे पास में निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करेंगे तो देखना 9 6 और 9 6 हमारे पास में निकल के आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए। तो एलसीएम हमको हमारे पास में मिला 9 6 9696, और एचसीएफ हमारे पास में क्या मिला है, एचसीएफ मिला है हमको 4। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर को इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें न्यूनतम घात को लिखते हैं, इसमें अधिकतम घात को लिखते हैं। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 3 के सवाल को करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग उदाहरण नंबर 1, प्रश्न वाले जो 1 उदाहरण नंबर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग उदाहरण नंबर 4। चलिए भैया इसके बाद में करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 प्रश्न वाली 1.1 का संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इनके, उसके बाद में हमको एचसीएफ और एलसीएम आराम से मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे बनाएंगे, अच्छे से सीखिए क्योंकि यही हमको करना है बार बार। 6 है, 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है भाग, उसके बाद 3 एकम 3, एक बार जा रहा है भाग, 2 का तो नहीं जाएगा इसलिए 3 से दे दिए। अब देखिए 100, अब 72 का निकाल लेते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 और एक बच्चा, यहाँ पर 6 आया, 2 तिया 6, 7 में से 6 एक घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, 7 में से 6 घटाएंगे तो वो 1 2 के सामने में आ जाएगा तो 12 बन जाएगा, और 2 छंग 12 होता है ऐसा। 2 तिया 6, 2 तिया 6 कहता हूँ, 2 एकम 2 और एक बचा 6 के सामने में आ जाएगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर जाएगा 2 से 2 नम 18, फिर जाएगा क्या से 3, 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 एकम 3, इस प्रकार से समझ गए। अब निकालते हैं 120 का, देखिए 0 है लास्ट में तो 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 शून्यम 0, फिर 0 है 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, फिर ये चला जाएगा क्या से 2 से 2 एकम 2 और एक बचाओ 0 के सामने में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 10, 2 पंचे 10 होता है, और 15, 3 5 15, 5 से ज़्यादा मत देना, छोटी छोटी संख्या से देंगे, 3 5 15 और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 एकम 5। तो देखिए क्या क्या निकल के आया, देखिए 6 का क्या निकला है, देखिए 6 का निकला है हमारे पास में 2 एक बार है और 3 एक बार है, मतलब 2 एक बार है 2 की घात 1, 3 एक बार है 3 की घात 1, घात सहित लिखना है। अब देखिए 72 का क्या क्या निकला है, 2 कितने बार है, देखिए 1 2 3 बार है, तो 2 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख दीजिए। 3 कितने बार है, 1 और 2 बार, तो 3 2 बार है तो 2 बार लिखिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए 120 का हो गया तो इसको मिटा देता हूँ। 120 का देखिए 2 कितने बार है, देखिए 1 2 3 बार, तो 2 3 बार है तो 2 की घात 3 गुणा 5 एक ही बार है, 3 एक बार है तो 3 की घात 1 और गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए
जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं एचसीएफ में। तो कॉमन क्या है देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3, यहाँ 5 है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। तो क्या क्या कॉमन है देखिए, एक बार 2 है गुणा, एक बार 3 कॉमन है, तीनों में दिख रहा है। और एचसीएफ में न्यूनतम घात को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का न्यूनतम घात कहाँ है, 1, ये है न्यूनतम घात, देखिए इनको नहीं लिखेंगे। 2 की न्यूनतम घात 1, 3 का न्यूनतम घात कहाँ है, 3 की घात 1, ये, ठीक है। तो कितना निकला देखिए, 3 एकम 3 और 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो एचसीएफ हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम सबको अलग अलग लिखते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है देखिए, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, फिर और कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, इतना ही दिख रहा है ना, अलग अलग लिखेंगे। इतना ही संख्या हमको दिख रहा है, 2, 3 और 5 डबल है, उनको एक ही बार लिखेंगे भाई, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अधिकतम घात को लिखेंगे। अधिकतम घात क्या है देखिए, 2 की अधिकतम घात क्या है, 3 है, और 3 की अधिकतम घात क्या है देखिए, 2 है। 5 की अधिकतम घात है 1 है। अब इसको गुणा करोगे, 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इनको सब आपस में गुणा करोगे तो 360 हमारे पास में एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो उदाहरण नंबर 4 है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का सारे जो एग्जाम्पल थे, इस वाले वीडियो में हम लोग वन शॉट कर दिए। अब इसके बाद में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, और पूरा हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।